Okay. Hello students, and now beta in this video we shall discuss the answer key of our half yearly assessment of grade 10. ठीक है, जो भी आपने पेपर दिया है उसकी हम लोग आंसर की बाय वीडियो डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, और मुझे लगता है आप लोगों का पेपर भी अच्छा हुआ होगा, तो लेट्स स्टार्ट द आंसर की. ओके, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चंस वर द एमसीक्यूज. ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस, सबसे पहले जो हमने दिए क्वेश्चंस और जो आपने आंसर्स अटेम्प्ट किए, दोज वर योर एमसीक्यूज. ठीक है, चलो फर्स्ट एमसीक्यूज बेटा, when did महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया. ठीक है, when did महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया. इट्स आंसर इज इन द ईयर 1950. आपको याद होगा जब हम चैप्टर रीडिंग कर रहे थे हिस्ट्री की, तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इन द ईयर 1915. ठीक है, उससे पहले 20 ईयर्स तक वो साउथ अफ्रीका में रह गए थे. इन द ईयर 1915 ही केम बैक टू इंडिया. ठीक है, तो इसका सही आंसर था 1915, फर्स्ट क्वेश्चन का. नेक्स्ट नंबर टू आपका क्वेश्चन है बेटा, in his book Hind Swaraj, Gandhiji declared that the British rule has survived in India only because of dash. ठीक है, only because of these four options, इसमें से एक सही है. देखो इसका आंसर था बेटा ड्यू टू द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस. ड्यू टू द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस. ठीक है जी, इसका आंसर था ड्यू टू. देखो महात्मा गांधी का शुरू से क्या मानना था कि ब्रिटिश कभी भी 40 करोड़ इंडियंस पर रूल नहीं कर सकते. और लेकिन वो इंडियंस पर इतने साल से रूल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इंडियंस ने हमेशा उनका साथ दिया है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली. तो गांधी जी का हमेशा मानना था कि ब्रिटिश आर रूलिंग इन दिस कंट्री ओनली बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस. इंडियंस की मदद से वो हम पे रूल कर रहे हैं. अगर हम उनको कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो वो हम पे रूल भी नहीं कर पाए. ठीक है, तो इसका आपका आंसर था कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस. नेक्स्ट नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपका, हाँ नेक्स्ट में बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये पिक्चर दी थी मैंने जेसीपी मैजिनी की. इसमें आपने बताना था कि ये जो मीटिंग इन लोगों की हो रही है जेसीपी मैजिनी की, ये सब मीटिंग में क्या किया जा रहा है. तो इसका आंसर था बेटा सबसे पहले वाला, दैट इज योर फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप. इसका क्या आंसर था? फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप. ठीक है, आपको सभी को पता जो जेसीपी मैजिनी थे, ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशनरी ऑफ इटली. तो इन्होंने ही ये इस संगठन की स्थापना की थी यंग यूरोप की. तो इस पिक्चर में फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप किया जा रहा है. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हु बिकेम द किंग ऑफ जर्मनी इन द ईयर 1871. ठीक है, इसका आंसर है विलियम वन. ठीक है, केसर विलियम वन. ठीक है, सॉरी हाँ केसर विलियम वन. ठीक है, चेक कर लेना. नेक्स्ट, ये आपको याद होगा जब जर्मनी का यूनिफिकेशन किया गया था, तो आफ्टर यूनिफिकेशन हुआ क्या था कि एक किंग को जो कि प्रशिया के किंग थे. ठीक है, जो कि प्रशिया के किंग थे, उनको जर्मनी का भी किंग बनाया गया. और किसने बनाया था, किसने उनका कॉरोनेशन किया था? बाय बिस्मार्क. ठीक है ना, बिस्मार्क ने, ऑटो वन बिस्मार्क ने. तो इसका आंसर आपका केसर विलियम वन. नेक्स्ट, वन मिनट. हाँ ठीक है, केसर विलियम वन ऑफ प्रशिया. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बेटा, थर्मल पॉल्यूशन इज मोस्टली रिलेटेड टू विच वन. जो आपको पता है थर्मल पॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? थर्मल का हमने ये ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस किया था. थर्मल का मतलब होता है हीट. ठीक है, अगर गर्म पानी होगा तो वो उसको हम लोग क्या कहेंगे? थर्मल वाटर. तो यानी कि इसका ऑप्शन, आपका जो आंसर है वो क्या है बेटा? आपका थर्ड ऑप्शन, हॉट एंड टॉक्सिक वाटर बाय द इंडस्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स. ठीक है, ये आपका थर्ड ऑप्शन, हॉट एंड टॉक्सिक वाटर बाय थर्मल प्लांट्स एंड द इंडस्ट्रियल यूनिट्स. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6. द ह्यूमन फैक्टर रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल लोकेशन इज. देखो इसमें जो अब आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी ह्यूमन फैक्टर नहीं है. लैंड जो है इसमें भी ह्यूमन फैक्टर नहीं है. कैपिटल यानी कि पैसा, इसमें भी ह्यूमन फैक्टर नहीं है. नेक्स्ट आपका पावर, इसमें भी ह्यूमन फैक्टर नहीं है. लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज. तो नन ऑफ दीज, दिस इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज. ठीक है जी, इसका आंसर है नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई भी ह्यूमन फैक्टर नहीं है.
अगर वैसे ह्यूमन फैक्टर की बात करनी है तो वो क्या क्या आ सकता है आपका, मार्केट, बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, ये सारे जो लेबर, ये सारे आ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन वो आपके ऑप्शन में नहीं दिए, तो ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ओवरड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय द इंडस्ट्रीज नीड्स टू बी रेगुलेटेड, ठीक है ना। तो इसमें सजेस्ट एनी वन वे टू एनफोर्स द फैक्ट्री ओनर्स। देखो बेटा ये क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन ये, ठीक है, 1 मार्क्स का मैं रब कर रहा हूँ। देखो जो आपका 7 क्वेश्चन है इसमें ना आपने पहले इसमें चॉइस है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक स्टेटमेंट दी हुई है कि जो अगर हम लोग ग्राउंड वाटर को हद से ज़्यादा निकाली जाएंगे, जो इंडस्ट्रीज वाले हद से ज़्यादा यूज़ करे जा रहे हैं, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कोई सोल्यूशन बताया जाए जो लीगली बाइंडिंग हो इनके ऊपर, जिससे वो लोग मजबूर हो जाए पानी को लिमिटेड यूज़ करने में। तो इसके फर्स्ट पार्ट में जो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें आप लोग आंसर क्या दे सकते हो, टू पुट हैवी फाइन ऑन इंडस्ट्रीज, टू पुट हैवी फाइन ऑन इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये डाल सकते हो ऑप्शन। उसके अलावा एक और आप इसमें डाल सकते हो कि शटिंग या क्लोजिंग डाउन ऑफ द फैक्ट्री, क्लोजिंग डाउन ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, विच ब्रेक्स द रूल्स, विच ब्रेक्स द रूल। जो फैक्ट्री ओनर या जो फैक्ट्री रूल तोड़ेगी उसकी फैक्ट्री को बंद किया जा सकता है। ये आप इसमें आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है इसका और, ठीक है, और के बाद जो इसमें चॉइस क्वेश्चन है, चॉइस में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है आपको क्वेश्चन, वो क्वेश्चन दिया हो बेटा, शेल्टर बेल्ट्स हैव सिग्निफिकेंटली डन फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स, ठीक है, तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कहते हैं जो सैंड ड्यून्स बने होते हैं, जो आपके उधर सैंड ड्यून्स होते हैं डेजर्ट्स में, कहते हैं उन्होंने लैंड स्टेबलाइजेशन में काफ़ी मदद की। ये बिल्कुल सही आंसर है। देखो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, इस तरह से, इन दिस वे, रेत के बड़े बड़े टीले। अब ये सैंड ड्यून्स में जब आपको पता है जब हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है, तो ये सारे हवा से उड़ जाते हैं, जिससे सॉइल इरोजन होता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर इन सैंड ड्यून्स के बीच में कैक्टस और इस तरह के पेड़ पौधे उगा दिए जाए, तो उससे क्या होगा, सपोज यहाँ पे कुछ भी छोटे मोटे पेड़ पौधे उगाए हुए हैं ऐसे, इन दिस वे, ऐसे, तो इनकी जो रूट्स हैं नीचे, इनकी ये जो रूट्स हैं ऐसे नीचे, ये रूट्स क्या होगी, इनको पकड़ के रखेंगे, मिट्टी को पकड़ के रखेंगे। तो अगर तेज़ आंधियाँ, तेज़ हवाएं भी चलेंगी तब भी मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, जिससे क्या होगा, सॉइल इरोजन बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा, जिससे कि मिट्टी को या सॉइल को कंजर्व करने में मदद मिलेगी। तो ये बिल्कुल सही है कि शेल्टर बेल्ट्स हैव डन वेरी वेल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्स। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें दो आपकी स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट देखो, इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर, 1 मिनट, इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज बट एंड पुट अप बाय द कैंडिडेट्स। देखो बेटा, ये स्टेटमेंट जो है थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। इसमें आएगा इन मोस्ट डेमोक्रेसीज, जो करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, इन मोस्ट डेमोक्रेसीज elections are fought mainly among the candidates, put up among the political parties put up by the mainly among the candidates put up by the political parties, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, कॉन्ग्रेंट लिस्ट इंक्लूड्स सम ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता ही है कॉन्ग्रेंट लिस्ट, हमने जब सिविक्स पढ़ रहे थे उसमें भी हमने पढ़ा था। कॉन्ग्रेंट लिस्ट में क्या होता है बेटा, ऐसे रूल्स होते हैं जो कि बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पे लागू होते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, कॉन्ग्रेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स
that are related to both central and state governments। ठीक है जी, ये इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। ठीक है जी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। 9th है बेटा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं रब करूँ। ओके, 9th क्वेश्चन है, देखो बेटा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू। इसका आंसर में देखो, इसके आप पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक आदमी बैठा हुआ है और ये आदमी जो है अखबार पढ़ रहा है, और अखबार ये हमने ना कल के वीडियो में डिस्कस किया था, अखबार पढ़ रहा है और डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देश की तरफ को ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसका सही आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर लास्ट ऑप्शन, पॉलिटिकल पार्टीज आर बिजी। लास्ट ऑप्शन, पॉलिटिकल पार्टीज आर बिजी। Political parties are busy with their own propaganda, ignoring the national issues, ठीक है जी, ये इसका 9th क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन। Next, 10th. In Belgium, apart from the central and state government, there is a third type of government which is also known as dash। ये आपको सभी को पता है, ये जो हमने सिविक्स का चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें क्या था, उसमें हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा था ना कि बेल्जियम में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड लास्ट गवर्नमेंट। लास्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी बेटा? लास्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी आपकी? द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है जी, द कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये इसका आंसर। नेक्स्ट 11th, a group of people who came together to contest elections and hold power in the government is called dash। इसका आंसर है बेटा पॉलिटिकल पार्टी। लास्ट जो 11th है आपका, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है जी। सो दिस वॉज योर नेक्स्ट मेरे ख्याल, हाँ इसके बाद जो एमसीक्यूज है बेटा, दीज आर योर इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज। ठीक है, दिस विल बी डिस्कस्ड इन द आंसर की प्रिपेयर्ड बाय सरिता मैम। ठीक है, तो ये हमारे हिस्ट्री, सिविक्स के और ज्योग्राफी के एमसीक्यूज थे। ठीक है, जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो प्लीज टेक आउट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस द ज्योग्राफी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। नेक्स्ट, वन मिनट। यस, ज्योग्राफी। चलो बेटा, अब हम ज्योग्राफी की डिस्कस करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज योर शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज बेटा, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग सुटेबल प्रॉपर हेडिंग्स। ठीक है, देखो कहते जो आपका स्टील है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर स्टील की प्रोडक्शन और कंजम्पशन आपकी कंट्री में ज़्यादा अच्छी हो रही है तो आपका कंट्री उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड है, उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। कहते हैं इस स्टेटमेंट को आप लोग जस्टिफाई करो। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। कैसे? अगर आपकी कंट्री में प्रोडक्शन और कंजम्पशन ज़्यादा है स्टील की, इसका मतलब आपकी कंट्री में क्या है? इसका मतलब आपकी कंट्री में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स।
आपकी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। आपकी कंट्री की जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर आपकी स्टील की प्रोडक्शन और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर टू हैवी एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। आपकी कंट्री में अगर स्टील की प्रोडक्शन और कंजम्पशन ज़्यादा है तो मतलब आपकी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, बिकॉज स्टील को आपने बना लिया, ठीक है, उसके बाद उसकी कंजम्पशन के लिए आप कितने तरह की चीज़ें ही बना। देखो स्टील से कितना कुछ बनता है, स्टील आप सड़कें बनाने में यूज़ करते हो, घर बनाने में यूज़ करते हो, ऑफिस बनाने में यूज़ करते हो, रेलवे लाइन्स बनाने में यूज़ करते हो, हर चीज़ में आयरन एंड स्टील यूज़ होता है। आपको शायद मैंने पहले भी बताया था, आयरन एंड स्टील जो है ये बेसिक इंडस्ट्री है, और अगर बेसिक इंडस्ट्री आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई तरह की और हज़ारों तरह की और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। दैट मीन्स आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट नंबर 3, अगर आपकी कंट्री में स्टील की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब मोर एक्सपोर्ट्स एंड लेस इंपोर्ट्स। आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं और लेस इंपोर्ट हो रहा है ऑफ स्टील। ठीक है जी, ऑफ स्टील। आपके एक्सपोर्ट्स उतने ही ज़्यादा हैं, आपके इंपोर्ट्स उतने ही कम हैं। और अगर इसके आगे भी बनाना, वैसे तो 3 मार्क्स का था, 3 मार्क्स का है तो ये 3 हेडिंग सफिशिएंट है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि आपकी कंट्री में मोर FDI आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा FDI आ रहा है, आपकी कंट्री प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। तो ये सारे जो कंटेंट्स हैं ये सारे शो कर रहे हैं कि प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही कंट्री की अगर प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ स्टील ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट, मतलब कि फर्स्ट पार्ट का आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा चॉइस भी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 1 मिनट। What are the problems being faced by these days due to the indiscriminate use of natural resources? Write any 3। अच्छा, इस क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसमें जो चॉइस में क्वेश्चन है उसको आंसर देखते हैं। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, 3 मार्क्स का था। इसका नेक्स्ट पार्ट और चॉइस वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट कहते हैं अगर हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ करते रहें, हाँ 1 मिनट 1 मिनट प्लीज। व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट आर बीइंग फेस्ड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं तो क्या होगा, देखो अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते रहे, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा, फास्ट नहीं, इसको लिखो अर्ली कंप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज। यहां पे कंप्लीशन की जगह पे कर लो एग्जॉस्ट, अर्ली एग्जॉस्टिंग ऑफ द रिसोर्सेज। आप लोग अगर जितना हद से ज़्यादा अंधाधुंध इस्तेमाल करी जाओगे, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करी जाओगे तो वो बहुत जल्दी ही एग्जॉस्ट कर जाएंगे, बड़ी जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, वेरी बैड इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट के लिए भी उतना ही ज़्यादा बुरा है। अगर आप लोग हद से ज़्यादा पोल्यूशन, मतलब कि इनको यूज़ करके हद से ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हो तो आपके एनवायरनमेंट के लिए भी उतना ही खराब है। नेक्स्ट नंबर 3, कुछ लोगों के हाथों में ये इकट्ठे होकर हो जाते हैं तो जिससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब कि द रिसोर्सेज गेट कंसंट्रेटेड into few hands, resulting, जिससे रिजल्ट क्या होता है, resulting in the creation of haves and have nots, resulting in the creation of haves and
हैव नॉट्स, ठीक है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। अगर आपके हद से ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, रिसोर्सिस पर कुछ देश या कुछ लोग ही कब्जा कर लेंगे, जिससे कि हैव्स और हैव नॉट्स में दुनिया डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, जो कि वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अच्छा, इसके बाद है हमारा पैराग्राफ, ठीक है। ये पैराग्राफ को आपने स्टडी करना था और पैराग्राफ को स्टडी करने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूँ। देखो पैराग्राफ में आप देख सकते हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका वो है, व्हाट इज द शेयर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न, ठीक है। ये आप जब पैराग्राफ को पढ़ते हो इसमें आप देख सकते हो, इन अवर ट्रेड गारमेंट्स वाज ओनली दैट इज द 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड, ठीक है। इसका आंसर आपका आएगा 25 का ए पार्ट का 1/4 of the total वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है जी, दुनिया का टोटल वर्ल्ड ट्रेड का 1/4। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसका देखो, 1 मिनट। सेकंड क्वेश्चन है, राइट एनी 2 शॉर्टकमिंग्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। इसका 2 शॉर्टकमिंग्स क्या है, एक तो इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है, देखो हमारी जो शॉर्टकमिंग्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें देखो, इसमें सबसे पहले आप लोग क्या लिख रहे हो, पहली इसकी क्या आएगी बेटा, small factories have lower output या प्रोडक्शन। हमारे यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर स्मॉल फैक्ट्रीज़ हैं। अब जो स्मॉल फैक्ट्रीज़ हैं उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं होगी, तो वो स्मॉल प्रोडक्शन भी करती हैं, तो दैट्स वाई ये भी एक शॉर्ट कमिंग हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। छोटी फैक्ट्री ज़्यादा है जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, राइट एनी 2, अच्छा सॉरी, इसमें सेकंड पॉइंट आएगा आपका इसमें देखो बेटा सेकंड पॉइंट आएगा मिसमैच ऑफ द yarn producers and the garment manufacturers, ठीक है। मिसमैच ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ, मिसमैच ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ यार्न प्रोड्यूस, जो आपके धागा प्रोड्यूस करने वाले हैं और जो गारमेंट प्रोड्यूस करने वाले हैं, इनकी जो प्रोडक्शन में जो है वो मिसमैच है। इनकी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो इनकी इतनी नहीं हो पाती, इनकी ज़्यादा प्रोडक्शन तो उनकी नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है एक दूसरे से मैच नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें कई बार गारमेंट को बाहर से खरीदना पड़ता है। मतलब जितना हमारे यहाँ पे धागा प्रोड्यूस किया जाता है उतना गारमेंट प्रोड्यूस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से क्या होता है हमें काफ़ी बार गारमेंट्स को बाहर से इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है जी। नेक्स्ट
थर्ड क्वेश्चन है, वाई मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन द हुगली बेसिन। ठीक है बेटा, मोस्ट ऑफ द बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सुंदरबन डेल्टास। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि ज़्यादातर जो है हमारे वो उधर ही क्यों है। 25th क्वेश्चन, ज़्यादातर तो देखो बेटा, ज़्यादातर जो है हमारे आपको पता ही सुंदरबन डेल्टास में जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। ठीक है, स्पेशली इन द वेस्ट बंगाल। तो अब कहते हैं ज़्यादातर वहीं पर क्यों है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ, जो आपने क्वेश्चन के बेसिस पे करना है, अवेलेबिलिटी देखो आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सपोर्टेड बाय गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसका आप आंसर लिख सकते हो, ये थर्ड पार्ट। ठीक है जी, ठीक है, ये हमारे तीनों क्वेश्चंस हो गए इस पैराग्राफ के। नेक्स्ट, एक मिनट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन रिसोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स के लिए। रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशन चेंजेस। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एटलीस्ट 5 पॉइंट्स एंड प्रॉपर हेडिंग्स। देखो ये है आपको क्वेश्चन नंबर 26। कहते हैं जो रिसोर्सेज हैं ये सिर्फ तभी काम आ सकते हैं जब ये टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली साथ में हो। तो कहते हैं इसको आप लोग प्रॉपरली एक्सप्लेन करो। देखो देखो सबसे पहले अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तभी तो आप किसी चीज़ को रिसोर्स बनाओगे। ठीक है ना, इसका आपको पहले हेडिंग लिखो, टेक्नोलॉजी मेक्स द प्रोडक्ट और रिसोर्स। टेक्नोलॉजी की वजह से ही कोई प्रोडक्ट जो है, कोई सिंपल प्रोडक्ट भी है वो रिसोर्स बन पाता है। अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट ही रह जाएगा, चीज़ एक सिंपल चीज़ ही रह जाएगी। लेकिन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी होगी तभी वो सिंपल प्रोडक्ट भी रिसोर्स बन पाएगा। नेक्स्ट नंबर 2, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी द रिसोर्सेज कैन बी एक्सट्रैक्टेड। टेक्नोलॉजी होगी तभी तो हम लोग रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आ सकता है आपका। इसकी हेडिंग्स भी आराम से बन सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल पॉइंट्स बना रहा हूँ, हेडिंग्स भी आराम से बन सकती है इसके बेस पे। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशंस वो जगह है जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को जनरेट करते हो और रिसोर्सेज को यूज़ करते हो। तो टेक्नोलॉजी is generated when technology is generated when institutions are क्रिएटिव। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी होगी वो कब होगी, जब आप इंस्टीट्यूशंस बनाओगे। आप इंस्टीट्यूशन नहीं बनाओगे तो टेक्नोलॉजी कहाँ जनरेट करोगे। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस का होना भी जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन दोनों होंगे तभी कोई प्रोडक्ट जो है वो रिसोर्स बन पाएगा। ठीक है, उसके अलावा नंबर 4,
नंबर 4 में आप लिख सकते हो इंस्टीट्यूशंस in the institutions the product is made or resource with the help of टेक्नोलॉजी कि जो इंस्टीट्यूशन है आपके वहीं पर ही जो आपके इंस्टीट्यूशन है वहीं पर ही आपके टेक्नोलॉजी की मदद से रिसोर्सेज को बनाया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट में आप लोग एग्जांपल दे सकते हो, हालांकि थोड़ा सिमिलर पॉइंट लग रहे थे, थोड़ा पॉइंट मिलते जुलते पॉइंट लग रहे थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 यहाँ पे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी is generated in thermal and hydroelectric power stations with the help of technology। ठीक है, ये फिर 5 पॉइंट्स आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये नेक्स्ट बेटा आपका मैप वर्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है ज्योग्राफी में, दैट इज योर मैप वर्क। प्लीज टेक आउट द मैप। ठीक है, अब मैप बुक में आपने क्या करना है, सबसे पहले इंदौर में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, इंदौर आपको पता है, अब यहाँ पे पूरा मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। रुको यार, इधर से भी कौन सा होगा? ठीक है, ओ सॉरी
चलो बन ही गया जैसे तैसे, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले इंदौर बेटा यहाँ मध्य प्रदेश में इस तरफ, ठीक है जी। इंदौर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट जमशेदपुर आपको पता है यहाँ झारखंड की तरफ, इधर दिस वे, जमशेदपुर झारखंड, ठीक है। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट रामागुंडम, ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा था, रामागुंडम इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट कलपक्कम, कलपक्कम इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। यही बोले ना, एक मिनट, तमिलनाडु नहीं है, बिल्कुल इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और इसकी लोकेशन बिल्कुल कोने पर, यस, यहाँ पर तमिलनाडु। नेक्स्ट नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, नोएडा कहाँ पर है? नोएडा इन यूपी, ठीक है। तो इंदौर, नोएडा, जमशेदपुर, रामागुंडम, कलपक्कम, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफी का मैप, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अच्छा ये हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज योर वन मिनट प्लीज। हाँ, नेक्स्ट इज योर हिस्ट्री, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज योर हिस्ट्री। चलो मैं बेटा ये रब कर रहा हूँ। अब हिस्ट्री में देखो पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। पहले इसमें क्वेश्चन पूछा बेटा, व्हाट इज, सॉरी, राइट शॉर्ट नोट ऑन रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट, ठीक है। इसको आपको पता है सभी को, इसको एक और नाम से भी जानते थे, हमको क्या कहते थे? ब्लैक एक्ट, ब्लैक एक्ट। अब इस रॉलेट एक्ट के तहत था क्या ये, इसको हम लोग काला कानून या ब्लैक एक्ट क्यों कहते थे? बिकॉज इन द रॉलेट एक्ट इसमें क्या प्रोविजन थी, प्रोविजंस क्या थी देख लो। इट हैड द प्रोविजंस दैट एनी ऑफ द, नहीं ऐसे लिखो, नन ऑफ द, दैट none of the two or more Indians can do a meeting at any public place, at any public place। कहीं पर भी दो या उससे ज़्यादा लोग आपस में पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर मीटिंग नहीं कर सकते। अगर वो मीटिंग करते हुए पाए जाएंगे, कोई भी लोग, चाहे वो सिंपल अपनी बात भी कर रहे हो, मीटिंग भी सिंपल सी मीटिंग भी कर रहे हो, तब भी ये माना जाएगा कि दे
दे आर कॉन्स्पिरेटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, तो दे कैन बी अरेस्टेड विदाउट एनी ट्रायल इन द कोर्ट। उनको 2 से 3 साल के लिए जेल में भेजा जा सकता है बिना किसी अदालत में मुकदमा चलाए। सिर्फ किस जुर्म में कि वो लोग अगर पब्लिक प्लेस पर मीटिंग करें, कोई भी 2 या उससे ज़्यादा लोग पब्लिक प्लेस पे कोई भी सिंपल मीटिंग भी कर रहे हो तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है इस शक में कि ये लोग अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, तो उनको बिना अदालत में मुकदमा चलाए 2 से 3 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए लोगों ने इसको नाम दिया था काला कानून या रॉलेट एक्ट। ये कब लेकर आए थे ये लोग? 1918। ठीक है, कब लेकर आए थे? 1918। ठीक है जी, क्लियर। चलो, ये हो गया आपका रॉलेट एक्ट। इसके चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है बेटा द साइमन कमीशन। ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसके चॉइस में जो दूसरा क्वेश्चन है और में, वो है साइमन कमीशन। ठीक है जी, अब ये साइमन कमीशन जब भारत आया था इन द ईयर 1928। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था? इसमें ये कहा गया था, इसमें जॉन साइमन की लीडरशिप में एक डेलीगेशन इंडिया आया था, और इन लोगों ने ये मतलब कि डिस्कस करना था कि इंडिया के लोगों की वेलफेयर के लिए ना कोई नया कानून बनाया जाए, कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिससे इंडियंस को ज़्यादा बेनिफिट हो सके। पर प्रॉब्लम ये थी कि इनके लिए जो बनाई गई थी, इनके लिए जो मतलब कि मीटिंग बनाई गई थी, या जो पूरी की पूरी वो बनाई गई थी, 5-6 लोगों की जो पैनल बनाया गया था, 5-6 लोगों का जो पैनल बनाया गया था, उस पैनल में कोई भी इंडियन नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स थे। तो भारत के लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया कि अगर हमारे लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है, हमारे लिए नया कानून बनाए जा रहे हैं, हमारे वेलफेयर के लिए बनाए जा रहे हैं, तो उसमें फिर इंडियंस को तो शामिल करो, या तो सारे इंडियंस रखो, या कम से कम 5-6 लोगों में से 2-3 तो इंडियंस रखो जो मिलकर हमारे लिए हमारे कानून बना सके। आपने सारे के सारे साइमन कमीशन के अंदर ब्रिटिश रख दिए और उसका लीडर बनाया जॉन साइमन को। तो अब इन ब्रिटिशर्स को, जिन्होंने कभी इंडिया में कदम तक नहीं रखा, इनको क्या पता कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इनको क्या पता कुछ भी। तो इसीलिए इसमें इंडियंस को भी ऐड करो, या सारे इंडियंस को करो, या कम से कम 2-3 के इंडियंस को ऐड करो, ताकि हमारे फ़ायदे के लिए सही तरह से बन सके। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए मना कर दिया, तो भारत के लोगों ने इस साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध किया। लाला लाजपत राय ने भी विरोध किया, और आपको याद होगा लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में लाठियाँ पड़ गई थी, और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, लाठीचार्ज में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। ठीक है, बाद में भगत सिंह ने उनका बदला लेने के लिए सॉन्ड्रस को गोली मार दी थी। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन के ऊपर है इन द ईयर विच केम इन 1928। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा पैराग्राफ क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन आपका, हु वर मेरियाना एंड जर्मेनिया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे 29 क्वेश्चन। ठीक है, ऑफ हिस्ट्री, इन विच वी हैव टू टेल हु वर मेरियन एंड जर्मेनिया। ठीक है, मेरियन और जर्मेनिया कौन थे? पहले हम देखेंगे मेरियन, ये कौन है? द पोर्ट्रियल ऑफ फ्रांस इन अ फीमेल फिगर। ठीक है, मतलब औरत के रूप में फ्रांस का या फ्रेंच नेशन को रिप्रेजेंट करना जो है, दैट इज़ योर मेरियन। बिल्कुल वैसे ही सेकंड नंबर पे आपकी जर्मेनिया भी क्या है? द फीमेल पोर्ट्रियल ऑफ द जर्मन नेशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरियन इज़ द फीमेल पोर्ट्रियल ऑफ फ्रेंच नेशन। ठीक है जी, जर्मेनिया, इसका भी सेम, द फीमेल पोर्ट्रियल ऑफ जर्मन नेशन। ठीक है, ये आपकी क्या है? मेरियन एंड जर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अच्छा, इसके चॉइस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है? व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। ठीक है, इसमें आप ये करोगे 1 मिनट।
नेक्स्ट जो चॉइस वाला क्वेश्चन है देखो, कहते हैं नेपोलियन ने अपने एरियाज़ में क्या क्या ऐसे सुधार किए थे जिससे कि फ्रेंच नेशन को काफ़ी फ़ायदा मिला या फ्रेंच पीपल को काफ़ी फ़ायदा मिला। आप देख सकते हो ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। सबसे पहले नेपोलियन ने क्या लागू किया था बेटा, नेपोलियनिक कोड। ठीक है, पहला तो यही आ जाएगा, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। ठीक है, पहला तो ये लागू किया था। इसके अंदर उसने क्या किया था, देखो उसकी इसी नेपोलियन कोड के अंदर उसने काफ़ी कुछ, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड भी कहते हैं, इसके अंदर देखो क्या क्या किया था उसने। डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, सारे काम उसने किए थे। पहला तो राइट टू प्रॉपर्टी, जिसके सबके नाम पर फिक्स, अगर आप अपने प्रॉपर्टी का पैसा चुका देते पूरा तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे चढ़ेगी। उसके बाद कोई और उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। आपने अपनी ज़मीन खरीदी है प्रॉपर पैसे देकर, प्रॉपर कागज़ आपके पास हैं, तो आपकी ज़मीन पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता जब तक आप उसे खुद नहीं बेच देते। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट नंबर 2। ठीक है जी, नंबर 2 देखो कितना अच्छा काम उसने किया, एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये भी बड़ा अच्छा काम है। वी कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। यू आर फ्रॉम रिच क्लास, यू आर फ्रॉम पुअर क्लास, ठीक है, डजेंट मैटर, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, तो दैट इज वाई इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, रिमूवल ऑफ privileges based on birth। ठीक है, आप चाहे नोबिलिटी में पैदा हुए, आप चाहे क्लर्जी में पैदा हुए, चाहे आप थर्ड एस्टेट में पैदा हुए, डजेंट मैटर। ठीक है, आपके काम से आपकी वैल्यू होगी, आपके बर्थ से आपकी वैल्यू नहीं होगी। आप थर्ड एस्टेट में पैदा हो रहे हो लेकिन आपने बड़ा अच्छे काम करके दिखाए हैं, तो आपको उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा, उतना ही इज्जत मिलेगी, उतना ही पैसा दिया जाएगा जितना कि किसी अमीर क्लास में पैदा होने वाले को मिल रहा है। ठीक है, और अगर कोई अमीर क्लास वाला है, वो देश के लिए कोई काम नहीं कर रहा, उसको कोई रिस्पेक्ट या कोई पैसा वगैरह खास नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके काम से आपकी पहचान होगी, ना कि आपकी बर्थ से आपकी पहचान होगी। ठीक है, ये रिमूवल ऑफ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ये सारे उसने किसने किए थे, नेपोलियनिक कोड। ठीक है, जिसको हम लोग सिविल कोड 1804 भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बेटा अच्छा, नेक्स्ट है पैराग्राफ क्वेश्चन। ठीक है, पैराग्राफ क्वेश्चन में इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, पहले हमने क्वेश्चन इसमें लिखा था, हाउ डिड महात्मा गांधी फॉट अगेंस्ट रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर देखो इसमें आपने लिखा हुआ है, इसमें पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर है। इसका आंसर कैसे, हाँ, विद द नोवेल मेथड ऑफ मास एगिटेशन विच इज कॉल्ड सत्याग्रह। ठीक है ना, कहते हैं महात्मा गांधी, ये मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट आंसर। ठीक है, ये सभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला 1 मार्क्स का, दूसरा 1 मार्क्स का, तीसरा 1 मार्क्स का। तो पहले फर्स्ट पार्ट कहते हैं महात्मा गांधी कैसे ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे साउथ अफ्रीका में, किस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ या विद द बाय, ऐसे लिखो, बाय यूजिंग द powerful weapon of सत्याग्रह which is based on non-violence and mass agitation। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह से के द्वारा लड़ाई की और नॉन वायलेंस, अहिंसा के द्वारा, और मास एगिटेशन मतलब कि सारे लोग मिलकर इकट्ठे होकर किसी सरकार का विरोध कर रहे हो। ठीक है, तो इसके द्वारा सरकार का विरोध किया, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, ब्रिटिशर्स का। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसका 30th का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, What should be the stages of the implementation of non-cooperation according to गांधी जी।
ठीक है ना। महात्मा गांधी कहते थे कि ये जो नॉन कॉपरेशन है ना, ये स्टेजेस में इसको अप्लाई करना चाहिए। कैसे, देखो आप आंसर में आपके दिया हुआ है, इसके पैराग्राफ में दिया हुआ आपके। हाँ, गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस. It should begin with the surrender of titles that the government awarded and a boycott of civil services, army, police, court and legislative councils, schools and foreign goods. ठीक है, ये इसका आंसर है। ये पूरा आपके पैराग्राफ में दिया हुआ, वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 3, what could be the cultural processes through which the sense of collective belongings could arise among the people of India? ठीक है, इसका आंसर भी आपके इसमें दिया हुआ है। हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore, songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. ठीक है, ये सारे इसमें है। What could be the cultural processes? cultural processes देख लो, cultural process में क्या क्या आ रहा है आपका, which national history and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols. ठीक है, ये सारे के सारे इसके आंसर में आपके पैराग्राफ में पूरा दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका बेटा 5 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म लिबरलिज्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 31, क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा चलो देखो बेटा, ये जो आप फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, आपने नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर पढ़ा। इसमें कहते हैं इस चैप्टर में जब आप पढ़ते हो तो इसमें आपको लिबरलिज्म वर्ड आता है। इसका लिबरल नेशनलिज्म का या लिबरल का मतलब क्या है, लिबरलिज्म का, ठीक है, इसका मतलब क्या है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। अगर हम बात करें लिबरल, द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, अगर हम बात करें पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका मतलब क्या है, इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ठीक है ना। अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो लिबरलिज्म का मतलब पता क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज बात करें, दैट द कंसेंट ऑफ द पीपल, द कंसेंट ऑफ द पीपल टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट। देखो ना, लिबरलिज्म का वैसे मतलब क्या होता है, ये आपने ना इकोनॉमिक्स में वर्ड पढ़ा हुआ है। लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री, बिल्कुल फ्री छोड़ देना लोगों को, मतलब फ्री मतलब कि लोगों की अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सके। तो अगर मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिबरलिज्म की बात करूँ तो इसका मतलब होता है कि मेरे पास ये फ्रीडम होनी चाहिए, ये आज़ादी होनी चाहिए कि मैं खुद अपनी सरकार को खुद चुन सकूँ। ये नहीं कि कभी कोई किंग मेरे पर आके बैठ गया, कभी कोई डिक्टेटर मेरे ऊपर बैठ गया, कभी कोई राजा आ गया, कभी कोई डिक्टेटर आ गया, तो फिर तो मेरी कोई अपनी कोई विल है ही नहीं, अपनी कोई फ्रीडम है ही नहीं। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि लोगों के पास अपनी गवर्नमेंट को चुनने का फ्रीडम होना चाहिए। कंसेंट का मतलब क्या होता है, इच्छा। कंसेंट का मतलब होता है लोगों की अपनी विश या अपनी इच्छा, यानी कि लोगों के पास अपना फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ द पीपल टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट। ये है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिबरलिज्म का मतलब। ठीक है, अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें 1791 में जो गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने यही डिसाइड किया था कि हमारे देश की अब से अपनी चुनी हुई सरकार होगी, कोई किंग लुइस 16 या लुइस 17 नहीं आ जाएगा। हमारे पीपल लोग जिसको चुनेंगे वही नेशनल असेंबली में आएगा और वही लोगों पे रूल करेगा। ठीक है, तो ये बात होगी मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म पॉलिटिकली। ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, उसकी आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखना है उसमें, ये जिसमें आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली में आप कैसे कर सकते हो लिबरलिज्म का मतलब, the meaning of liberalism from the economic point of view। अगर मैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात करूं तो लिबरलिज्म का मतलब वही है कि लोगों के ऊपर ना टैक्स का बर्डन कम से कम होना चाहिए। ये नहीं कि पहले यहाँ टैक्स दे रहे हैं, फिर वहाँ टैक्स दे रहे हैं, फिर वहाँ टैक्स दे रहे हैं, फिर वहाँ 36 तरह के टैक्स भर रहे हैं, सारा पैसा उनका टैक्स में निकल गया, खुद के लिए बेचारों को बचा ही कुछ नहीं। ठीक है, तो लोगों के पास जो उनका अपनी मेहनत का पैसा है वो उनको खर्च करने की आज़ादी भी होनी चाहिए, उनके ऊपर टैक्स का बर्डन कम से कम होना चाहिए। देखो आप देख सकते हो, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ठीक है ना, आप ये पूरा आंसर टिक भी कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ मार्केट, पहला तो ये होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मार्केट। नंबर टू एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस।
abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital. ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। कि लोगों के ऊपर सरकार के द्वारा लगाए गए 36 तरह की पाबंदियां नहीं होनी चाहिए कि अपना सामान यहाँ बेचना है, यहाँ नहीं बेचना, वहाँ बेचना है, वहाँ नहीं बेचना, अगर वहाँ बेचोगे तो इतना टैक्स भरना पड़ेगा, वहाँ बेचोगे तो इतना टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, कम से कम रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए और लोग फ्रीली अपना सामान जो है गुड्स और कैपिटल को फ्रीली कहीं ना कहीं जहाँ मर्जी मार्केट में जाकर बेच सकें। 100 तरह की रिस्ट्रिक्शन उन पर नहीं होनी चाहिए, ना सामान बेचने पर और ना टैक्स के रूप में। दैट विल बी कॉल्ड लिबरलिज्म फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक तो लोगों फ्रीडम ऑफ मार्केट हो, जहाँ मर्जी जैसे मर्जी अपना सामान बेच सके, जितनी मर्जी कीमत पर बेच सके। सपोज करो मैं अपने सामान को 100 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है, कोई दूसरा चाहता है कि मेरा तो सामान ज़्यादा अच्छा है तो मैं अपने सामान को 200 रुपये में बेचूंगा, तो अब ये उसकी अपनी मर्जी है। ये नहीं कि सरकार उसको आके अरेस्ट कर लेगी या टैक्स डाल देगी, तूने 200 रुपये में क्यों बेचा, कि उसकी वो सभी का फ्रीडम ऑफ मार्केट होनी चाहिए। मैं अपने सामान को 100 में बेचूँ, 200 में बेचूँ, 500 में बेचूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, मेरे ऊपर सरकार की बंदिश नहीं होनी चाहिए कि तुम अपने सामान को कितने में बेच रहे हो। फ्रीडम ऑफ मार्केट। दूसरा, स्टेट की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना है, यहाँ सामान बेचना है वहाँ सामान नहीं बेचना है, यहाँ इतना टैक्स भरना है वहाँ उतना टैक्स भरना है, वहाँ उतना टैक्स भरना है, इस तरह की कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। लोगों के पास फ्रीडम होना चाहिए प्रॉपरली इकोनॉमिकली। तो दैट इज योर लिबरलिज्म फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट बेटा इसमें चॉइस क्वेश्चन है। देखो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, इसी के अंदर 5 मार्क्स के लिए आपके पास एक चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ मैंने। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? 5 पॉइंट्स। ठीक है, अब हम सिविल डिसोबीडियंस को डिस्कस करेंगे। चलो ये रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। Civil disobedience. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसकी लिमिटेशंस, इसकी कमियां क्या थी? देखो बेटा, सबसे बड़ी कमी तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की पता क्या थी कि ना, इसको महात्मा गांधी ने कितनी बार शुरू किया, कितनी बार ख़त्म भी किया। और उससे पहले भी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मुझे सबसे पहले लिखनी हो ना, तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हो कि नॉट ऑल द सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड इन द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेशन of all the sections of society। इसमें सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कई रूरल एरियाज़ के लोग कर रहे हैं, कहीं अर्बन एरियाज़ के लोग नहीं कर रहे, कहीं अर्बन एरियाज़ के कर रहे हैं तो कहीं रूरल एरियाज़ के नहीं कर रहे, कहीं अपर कास्ट के कर रहे हैं तो लोअर कास्ट के नहीं कर रहे, कहीं किसी जगह पर लोअर कास्ट के कर रहे हैं तो वहाँ पे अपर कास्ट के नहीं कर रहे। तो मतलब कि सभी जगह पर सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है वो इन्वॉल्व नहीं थे। और जब तक आपके देश में यूनिटी नहीं है, आप लोग यूनाइटेड होकर कोई काम नहीं करते, यूनाइटेड होकर आप कोई लड़ाई नहीं लड़ते, तब तक आप कभी भी अपने फॉरेन ऑप्रेसर को, अपने देश में आए हुए विदेशी आक्रमणकारी को बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है ना। तो सबसे पहले यूनाइटेड पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल भी नहीं था। तो इसीलिए पहली लिमिटेशन, तो पहली कमी तो यही होगी कि सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। दूसरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, most of the, many of the Dalit leaders, were seeing it as a propaganda of Congress, for the
एज ए प्रोपेगेंडा ऑफ कांग्रेस फॉर द सप्रेसिंग ऑफ दलित्स। ठीक है ना, कई सारे दलित लीडर्स ऐसे थे, उनको लगता था कि ये सब ना कांग्रेस सिर्फ अपनी खुद की प्रोपेगेंडा के लिए, अपनी खुद की पहुंच बढ़ाने के लिए कर रही है, और इसको देश की आज़ादी से या देश के फ्रीडम वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपने खुद के प्रोपेगेंडा के, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं इसके नेता लोग। तो ये तो इससे तो दलित्स को और ज़्यादा सप्रेशन करेंगे। तो बहुत सारे दलित लीडर्स के कहने पर कई सारे दलित्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस में। उसके इसी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ बाद में एक पैक्ट भी साइन करना पड़ा था, पूना पैक्ट 1932। ठीक है, उसके अलावा Muslim organizations, some Muslim political organizations in India were also lukewarm to the response of civil disobedience movement. ठीक है, नंबर 3 में लिख रहा हूँ, अगर आप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नंबर 3 अच्छा नंबर 3 पता क्या आएगा? Many of the Muslim organizations were also not interested in civil disobedience movement. Most of the Muslim organizations were also not interested in the civil disobedience movement. अब ऐसा क्यों था? आपको याद होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब चल रही थी? 1930 में। ठीक है, 1930 में। इससे ठीक 10 साल पहले 1920 में महात्मा गांधी ने एक और मूवमेंट किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको याद होगा, उसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को भी मिक्स कर दिया था। आपको याद होगा, शौकत अली और मोहम्मद अली ने, ठीक है ना, मोहम्मद अली शौकत अली ने महात्मा गांधी के कहने पर नॉन कॉपरेशन और खिलाफत को मर्ज कर दिया था। लेकिन आपको याद होगा, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन को वापस ले लिया था, जिससे नॉन कॉपरेशन भी फेल हो गया था और खिलाफत मूवमेंट भी फेल हो गया, दोनों मूवमेंट फेल हो गए थे। तो जब अब 1930 में महात्मा गांधी ने फिर से एक नया मूवमेंट शुरू किया, सिविल डिसोबीडियंस। तो कितने सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन महात्मा गांधी पे भरोसा नहीं करते थे। उनको लगता था कि कभी ये आदमी कोई आंदोलन शुरू कर देता है, बीच में बंद कर देता है, फिर शुरू कर देता है, फिर बंद कर देता है, फिर शुरू कर देता है, फिर बंद कर देता है। तो इससे इसका कोई फायदा नहीं है। तो जैसे इसने नॉन कॉपरेशन और खिलाफत को फेल कर दिया था 2-3 साल में, वैसे ये इसको शुरू करके इसको भी फेल कर देगा। तो उन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसीलिए जब हिंदू पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने सारे मुसलमान पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली ऐसी मूवमेंट का फेल होना तय है। ठीक है, क्योंकि आपके सारे कंट्री के सारे लोग मिलकर पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। ठीक है, ये भी एक रीजन। नेक्स्ट नंबर 4 देखो, three to four times taking back of the movement by गांधी जी। आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर में, महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को 2 से 3 बार शुरू किया, बंद किया, जिससे लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था इसके अंदर। महात्मा गांधी 1930 में शुरू किया, 1 साल के अंदर ही 1931 में वो इंग्लैंड चले गए उनके प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए। ठीक है, वहाँ बातचीत फेल हो गई। ठीक है, फिर वापस आके शुरू कर दी सिविल डिसोबीडियंस। दोबारा फिर लोगों ने पार्टिसिपेट किया, फिर थोड़े टाइम बाद बंद कर दी। फिर वो लॉर्ड इरविन से दिल्ली में बातचीत करने चले गए, भी हम लोग बातचीत कर ले। वहाँ बातचीत फिर फेल हो गई, फिर उन्होंने दोबारा शुरू कर दी। तो मतलब जब बातचीत करने जाते थे तब सिविल डिसोबीडियंस को रोक देते थे, जब बातचीत फेल हो जाती थी फिर आके चालू कर देते थे। तो कभी शुरू कर रहे थे, कभी बंद कर रहे थे, कभी शुरू कर रहे थे, कभी बंद कर रहे थे। तो इससे ऐसा उन्होंने कम से कम 3 बार किया, जिससे क्या हुआ, लोगों का इंटरेस्ट इसमें खत्म हो गया सिविल डिसोबीडियंस। भी कभी शुरू कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। लोगों ने पार्टिसिपेट ही करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिल्कुल फेलियर साबित हुआ। फेलियर साबित हुई मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 में लिखो मुस्लिम लीग। यहाँ पे मुस्लिम लीग का रोल है। मुस्लिम लीग अंडर किसके अंडर थी? मोहम्मद अली जिन्ना। सुना ना नाम ये, मोहम्मद अली जिन्ना, द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये किसके अंडर थी? मुस्लिम लीग, जिन्ना के अंडर। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम ना इलेक्शन जब करवाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, आपको बता देता हूँ क्या हुआ था।
मिस्टर जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम लोग इलेक्शंस अब भारत में जब होंगे कांग्रेस के, तो मुस्लिम्स को अलग रिप्रेजेंटेटिव दो और हिंदुओं को अलग रिप्रेजेंटेटिव दो, हमें तो एक ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं लड़ना, कांग्रेस के सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव करो। नहीं तो पहले क्या होता था, कांग्रेस के यूनाइटेड होके हिंदू मुस्लिम कैंडिडेट सारे लड़ते थे। लेकिन अब मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू कर दिया कि हिंदू कैंडिडेट्स अलग सीटों से लड़ेंगे, मुस्लिम कैंडिडेट्स अलग सीटों से लड़ेंगे। जहां पर मुसलमान खड़े हो रहे हैं वहां हिंदू नहीं खड़ा होगा, जहां हिंदू खड़े हो रहे हैं मुसलमान नहीं खड़ा होगा। इससे क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस, मतलब इस चीज़ के लिए महात्मा गांधी और नेहरू दोनों ने मना कर दिया। जिससे क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम्स नाराज़ हो गए और मुस्लिम लीग नाराज़ होगी। जिससे क्या हुआ, इनके आह्वान पर, इनके कहने पर बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने भी और बहुत सारे मुसलमानों ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जिससे क्या हुआ, देश के कम से कम 3 से 4 करोड़ मुसलमान जो थे उस समय, उन सब ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जिससे क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक फेलियर साबित हुआ। ठीक है, दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा मैप दो। Place where Indian National Congress session was held in September 1920। ठीक है, और चौरी चौरा में। ठीक है, तो फिर से मैप बना रहे हैं यहाँ पे। टेढ़ा ही बना यार। क्या बन रहा है? ये चलो बन ही गया जैसे जैसे थोड़ा बहुत। अभी थोड़ा टेढ़ा ही है, कोई बात नहीं, चलो तो जैसा बन गया। बेटा पहला है सितंबर 1920 कांग्रेस सेशन। ठीक है, कैलकाटा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इन दिस सेशन, कैलकाटा सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड और इट वाज एक्सेप्टेड इन दिसंबर 1920। ठीक है, कैलकाटा में कब हुआ था? सितंबर 1920। ठीक है, कैलकाटा। और उसके बाद दिसंबर 1920 में कब हुआ था? नागपुर में। ठीक है, और दूसरा पूछा गया है द प्लेस रिलेटेड विद द कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वो कहाँ भी आपके इधर चौरी चौरा, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। यहाँ पर 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया था भीड़ ने। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि वायलेंस हो गई है, तो मैं पूरी नॉन कॉपरेशन को वापस ले रहा हूँ। तो उन्होंने इस इंसिडेंट की वजह से वापस ले लिया। तो पहला है कैलकाटा, सितंबर 1920 कैलकाटा, फिर चौरी चौरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद है आपका एक मिनट,
ठीक है, ये आपका हिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट है आपका सिविक सेक्शन। हाउ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड, राइट एनी 3 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिविक्स पोर्शन शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 33। क्वेश्चन नंबर 33, पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आपको पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना है तो सबसे पहले आपकी क्या होनी चाहिए? इंटरनल डेमोक्रेसी। आपकी पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आपकी पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन के द्वारा आपका लीडर चुना जाना चाहिए आपकी पार्टी के अंदर भी। ये नहीं कि आज जैसे कांग्रेस में कि पहले जवाहरलाल नेहरू आ गए, फिर उनके बाद उनकी बेटी कांग्रेस अध्यक्ष बन गई, कांग्रेस यानी कि इंदिरा गांधी के बाद उनका बेटा संजय गांधी के बाद उनका बेटा राजीव गांधी, फिर राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी। ठीक है ना, तो इस तरह से एक ही फैमिली के लोग बटी जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। पार्टी के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन से पार्टी का लीडर चुना जाना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी। तो अगर आप अपनी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म करना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, तो पहले आपको इंटरनल डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी अपनी पार्टी के अंदर। नेक्स्ट नंबर 2, मनी, मसल और मनी पावर पर कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल ओवर मनी एंड मसल पावर। मनी और मसल पावर पे कंट्रोल होना चाहिए। जो आप कितना पैसा यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस पर भी लिमिट होनी चाहिए। आप लोगों को डरा धमका नहीं सकते इलेक्शन में वोट डालने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। तो इसके लिए ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3, नेक्स्ट अब आप क्या लिख सकते हो इसमें? नंबर 3, एक मिनट। मीनिंगफुल चॉइस। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट, मीनिंगफुल चॉइस। आपके जो लोग हैं, आपके जो वोटर्स हैं, वोटर्स के पास मीनिंगफुल चॉइस होनी चाहिए। वोटर्स के पास एक एरिया में से 10, 15, 20 कैंडिडेट्स एक एरिया में से अलग अलग पार्टीज़ के होने चाहिए कि अगर मुझे ये नहीं पसंद है तो उसको वोट डाल देता हूँ, उसको नहीं पसंद तो वो डाल देता हूँ, उसको नहीं पसंद तो उसको डाल देता हूँ। इस तरह से लोगों का मीनिंगफुल चॉइस, वोटर्स के पास एक चॉइस होनी चाहिए, मीनिंगफुल चॉइस होनी चाहिए, जिससे वो जिसको मर्जी अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपनी पार्टी में रिफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, जिसके 3 पॉइंट्स हैं क्योंकि 3 मार्क्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, चॉइस तो नहीं इसमें, राइट। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। 34th क्वेश्चन है बेटा, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, राइट एनी 3 पॉइंट्स विद सूटेबल हेडिंग्स। इंडिया फेडरल कंट्री कैसे है? सबसे पहला पॉइंट, मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ पर सेंट्रल, स्टेट और लोकल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तीनों तरह की गवर्नमेंट्स हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म है। हमारे यहाँ पर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले तो आप ऐसे लिख लो, मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ऐसे लिखो। ये यहाँ पे है, हमारे यहाँ पर लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी। तो लेवल एक ही 3 है, लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी, जुडिशरी भी है। तो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बना दो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है सेकेंड, वो इसमें वो है सेकेंड पॉइंट, ये वाला, मोर देन 1 गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है। हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेक्स्ट उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स, जिसकी वजह से इंडिया एक फेडरल कंट्री, जो कि इंडिया को एक फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं, नेक्स्ट फेडरल कंट्री बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर 3,
हमारे यहाँ पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, तीनों अलग अलग तरह की लिस्ट में पावर्स को डिवाइड किया गया, ठीक है ना। पावर्स आर डिवाइडेड among the various levels of governments. In union list, state list, congruent list, ठीक है। यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड काम लिखे हुए हैं, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के काम लिखे हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में दोनों के इकट्ठे मिलाकर लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा रेजिडुअरी पावर्स भी हैं, जिसमें के नए बने हुए कानून जो कि इसमें से किसी में नहीं है वो इसमें डाले जाते हैं। हालांकि इस पर भी ज़्यादा कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट का होता है, तो यूनियन लिस्ट में रहती है। तो मतलब हमारे यहाँ पर ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स विद प्रॉपर हेडिंग्स। What are the forms of power sharing? Explain all the points with proper headings. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, वो 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो पावर शेयरिंग बेटा देखो, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि सबसे पहले हम लोग पावर शेयरिंग की अगर फॉर्म्स की बात करें ना, तो एक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें सबसे पहले वही है, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हे भगवान, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सरकार के डिफरेंट ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उन तीनों में पावर डिवाइड है। ये अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है। और दूसरा जुडिशरी इसको भी कंट्रोल कर सकती है, जुडिशरी इसको भी कंट्रोल कर सकती है, बिकॉज हमारे देश में सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी यानी कि कोर्ट सबसे ऊपर है। तो इन तीनों की आपस में पावर शेयरिंग है, यानी कि इन तीनों के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस, द पॉलिसी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस लागू होती है, जिसकी वजह से इंडिया में पावर शेयरिंग प्रॉपरली है। नेक्स्ट नंबर 2, among different levels of the government, ये जो अभी हमने डिस्कस किया। सेंट्रल, स्टेट, लोकल, ठीक है ना। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल पर हमारे यहाँ पे पावर शेयरिंग हुई पड़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी, वो लोकल गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। लोकल गवर्नमेंट अपना काम करेगी, वो इन दोनों के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। मतलब सभी अपना अपना काम करेंगे, कोई भी ये तीनों लेवल्स की गवर्नमेंट एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो इसीलिए इंडिया में क्या है, पावर शेयरिंग। नेक्स्ट नंबर 3, अमंग सोशल ग्रुप्स, अमंग सोशल ग्रुप्स में आए गए रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अलग अलग धर्म और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं, इनके ग्रुप्स बने होते हैं आपस में, इनके बीच में भी पावर शेयरिंग हो जाती है। कैसे, अगर किसी धर्म के या किसी अलग भाषा के लोग जो हैं, उनके मान लो जितने भी लोग हैं, मान लो 2 करोड़ लोग हैं या 5 करोड़ लोग हैं या 50 लाख लोग भी हैं, तो वो अपने ग्रुप बनाकर पॉलिटिकल लीडर्स को कह सकते हैं कि अगर हमारी वोट्स चाहिए, हमारे लोगों की वोट चाहिए, तो हमारे लिए ये काम करके दो, हमारे लिए वो काम करके दो। उससे क्या होता है, उनमें भी पावर आ जाती है, तो वो अपनी पावर को भी डाल सकते हैं पॉलिटिकल लीडर्स में। तो इस तरह से हमारे देश में रिलीजियस
और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के ऊपर बीच में भी पावर है और ये पावर भी शेयर की गई। और साथ साथ हमारे देश में रिलीजन के नाम पर भी एक दूसरे का सप्रेशन नहीं किया जा सकता, लैंग्वेज के नाम पर भी एक दूसरे का सप्रेशन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी पावर शेयर करते हैं हमारे देश में। उसके अलावा नंबर 4, हे भगवान मेरे, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। इनके बीच में पावर डिवाइडेड है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक है, लोगों को इम्प्रेस करती हैं, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स वही जो अभी मैंने बताया, भी अलग अलग तरह से प्रेशर डालते हैं, चाहे वो किसी जैसे मान लो रेलवे यूनियन के हैं प्रेशर ग्रुप्स हैं, ठीक है, बैंक एम्प्लॉयज़ के प्रेशर ग्रुप्स हैं कि हमारे लिए ये काम करके दो, हमारी सैलरीज बढ़ाओ नहीं तो स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये प्रेशर ग्रुप्स, इनके पास पावर्स है और ये लोग मूवमेंट करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये प्रेशर ग्रुप्स आपस में अपनी बातें मनवाने के लिए मूवमेंट्स करते हैं, आंदोलन करते हैं, कई बार स्ट्राइक कर देते हैं, नारे लगाते हैं, आंदोलन करते हैं, जिससे क्या होता है, सरकार पर प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये लोग अपने तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स जो हैं अपने तरीके से पावर एक तरह से शेयर करते हैं हमारे पॉलिटिकल सेटअप में। क्यों? क्योंकि इनके यूनियन में इनकी पावर है, वरना ये अगर कोई स्ट्राइक पर चले जाएं सारा काम रुक जाएगा, दंगे फसाद शुरू हो जाए तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए ये लोग भी अपनी पावर शेयर करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी और प्रेशर ग्रुप्स भी, विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट्स। क्लियर? तो इस तरह से हमारे देश में सभी के बीच पावर शेयरिंग है, ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है इन इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? और दूसरा क्वेश्चन है चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा जी, नंबर 336, ये अभी हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया, जो कल शाम में मैंने जो वीडियो अपलोड की थी ना, ये उसमें ही मैंने डाला था क्वेश्चन, ये उसमें भी आपने डिस्कस किया था, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। उसमें भी वीडियो में भी था, ये आप देख सकते हो उसमें जाके, ठीक है। सबसे पहला, टू कंटेस्ट इलेक्शंस। कल मैं इसको सिर्फ हेडिंग्स लिख रहा हूँ, ये कल की वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया होगा, आप देख सकते हो वहाँ जाके, कंटेस्ट इलेक्शंस, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही है, कल की वीडियो में डाला हुआ, सारे पॉइंट्स देख सकते हो वहाँ जाके, ठीक है। कंटेस्ट इलेक्शंस। नेक्स्ट, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, लोगों की टू पुट फॉरवर्ड, लोगों के आगे अपनी अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को रखना, ठीक है। ये कल के वीडियो, जो कल बेटा शाम में वीडियो अपलोड किया मैंने, वो सारे इसमें पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं डिटेल में, कल वाला वीडियो देख लेना, सारे पॉइंट्स हैं इसमें। नेक्स्ट, क्योंकि फिर ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना अपलोड भी नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कल वाला वीडियो में सारा एक्सप्लेन है, उसमें देख लेना जाके, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट, मेकिंग लॉज, ठीक है, लॉज बनाने का काम, इसके आगे, ठीक है, पुराने लॉज को बनाने का काम, मेकिंग लॉज एंड द रिमूवल ऑफ ओल्ड लॉज, ठीक है, और पुराने लॉज को रिमूव करने का काम, ये काम नहीं करती। सॉरी, वो वीडियो ना बीच में ऑफ हो गया था, तो ये दोबारा से शुरू किया मैंने वीडियो। एंड रिमूवल ऑफ ओल्डर लॉज, एंड रिमूवल ऑफ ओल्डर लॉज, यानी कि लॉज को, मेकिंग ऑफ लॉज एंड रिमूवल ऑफ ओल्डर लॉज, नए कानून बनाना और पिछले पुराने कानून को रिमूव करना, ये काम भी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। प्लस पार्टीज़ फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, पार्टीज़ जो है ये सरकार बनाती भी हैं और सरकार चलाती भी हैं, ठीक है। और लास्ट में रोल ऑफ अपोजिशन, ये भी बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने कल के वीडियो में, चेक कर लेना। अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, क्योंकि ये सरकार के हर काम पे नज़र रखती हैं कि सरकार सही तरह काम कर रही है कि नहीं, और अगर सरकार सही तरह काम कर रही है तो ठीक है, अगर नहीं कर रही तो सरकार के गलत कामों को लोगों के सामने हाईलाइट करने का काम करती है। इसलिए रोल ऑफ अपोजिशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, ठीक है। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं भाई,
हाँ नेक्स्ट, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। व्हाट आर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये कल वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसको दोबारा देख लेना उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी डिस्कस किया था कल के वीडियो में, चैलेंजेस ये भी डिस्कस किया था, वो भी देख लेना। चॉइस का नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या हैं, सबसे पहले वही चैलेंज है कि हमारे देश में डायनेस्टिक रूल है, उसको रिमूव करने का, उसको सही करने का, ठीक है। ठीक है, हमारे यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लीडर जो है इलेक्ट हो गया चाहिए। नेक्स्ट वही जो भी हमने पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट, ठीक है, मनी एंड मसल पावर काफ़ी ज़्यादा है, लार्ज यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट, करप्शन नंबर 3, करप्शन ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए आज की डेट में, ठीक है। इनको एक्सप्लेनेशन आप खुद ही कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 4, डायनेस्टिक सक्सेशन, ये सारा कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया, एक बार देख लेना उसमें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसे। डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक है, एक ही डायनेस्टी के, एक ही वंश के लोग रूल करी जा रहे हैं, नेहरू गांधी के लोग ही परिवार के लोग ही रूल करी जा रहे हैं कांग्रेस को, तो या और भी कई जगह पे ऐसे है। जैसे श्रोमणी अकाली दल में देख लो, पहले प्रताप सिंह बादल थे, अब उनका बेटा सुखबीर बादल है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इसको भी सही किया चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5, वही जो भी बड़ा मीनिंगफुल चॉइस, लोगों के पास कई बार मीनिंगफुल चॉइस नहीं होता, वो भी करप्ट है, उस पार्टी के मान लो 4 बंदे खड़े हैं, चारों अलग अलग पार्टीज के बंदे खड़े हैं, वो चारों ही करप्ट है, वो भी करप्ट है, तो लोग किसको वोट डालें। तो लोगों के पास मीनिंगफुल चॉइस होनी चाहिए कि चल अगर ये करप्ट है तो दूसरा वाला थोड़ा ईमानदार हो तो मैं उसको वोट डाल दूँ, ये तीसरा वाला काफ़ी ईमानदार हो मैं उसको वोट डाल दूँ। ऐसी मीनिंगफुल चॉइस अभी तक हमारे देश में नहीं आ पा रही है, तो ये भी चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि ईमानदार लोगों को खड़ा कर सके सब जगह, ताकि लोगों को मीनिंगफुल चॉइस आ सके, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे चैलेंजेस हैं हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो बेटा दिस वाज अवर आंसर की रिलेटेड वीडियो, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सभी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स के टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, जो आपने क्वेश्चंस भरे हैं उनके आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन सेंड मी योर डाउट्स, और उसके बाद रिजल्ट आप लोगों को आ जाएगा, तो उसमें आप लोग अपने देख सकते हो, चेक कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के आंसर जो है वो आपको सरिता मैम सेंड करेंगे, उनके आंसर की आप देख सकते हो, ठीक है बेटा। सो दिस वाज अवर टुडेज आंसर की रिलेटेड वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।